आज का हमारा टॉपिक है वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जो बचतकर्ता तथा धन की मांग करने वालों के मध्य कड़ी का कार्य करती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऋणदाताओं तथा ऋणियों के मध्य मध्यस्थता करने वाली संस्थाएं वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं कहलाती हैं। वित्तीय बाजार में इन संस्थाओं के माध्यम से कोषों का प्रवाह होता है तथा वित्तीय कोष ऋणदाताओं से ऋणियों तक अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचते हैं। ये वित्तीय मध्यस्थता करने वाली संस्थाएं सामान्य वित्तीय संस्थाएं ही होती हैं, जैसे व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भवन निर्माण समितियां, जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया आदि के अतिरिक्त अन्य गैर वित्तीय संस्थाएं भी होती हैं। वित्तीय संस्थाओं के अर्थ को हम ऐसे देख सकते हैं, वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं के अर्थ को हम ऐसे देख सकते हैं कि वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती हैं जो वित्तीय बाजार में धन उधार देने वालों तथा धन उधार प्राप्त करने वालों के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करती हैं। अर्थव्यवस्था में रोजगार एवं आय के सृजन के अतिरिक्त बचत उत्पन्न होती है। यह अतिरिक्त बचत वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से पुनः निवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होती है। जो वित्तीय संस्थाएं बचत को निवेश में परिवर्तित करती हैं उन्हें साधारण शब्दों में वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं कहा जाता है। ये वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं जो होती हैं उनका ये अर्थ है, इससे स्पष्ट हो जाता है। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं सामान्यतः दो प्रकार के कार्य करती हैं। वित्तीय संस्थाएं जो होती हैं वो सामान्यतः दो प्रकार के कार्य करती हैं। एक तो बचतकर्ताओं से उधार प्राप्तकर्ताओं से संपर्क कराना तथा दूसरा व्यक्तियों तथा फर्मों के पोर्टफोलियो अधिमानों को संतुष्ट करना। इसके बाद हम देखते हैं कि वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं की प्रक्रिया क्या है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं अति महत्वपूर्ण होती हैं। वित्तीय बाजार की सुदृढ़ता इन्हीं संस्थाओं पर निर्भर करती है। यह संस्थाएं अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर वित्तीय मध्यस्थता कर वित्तीय सुदृढ़ता प्रदान करती हैं। इन संस्थाओं द्वारा की जाने वाली मध्यस्थ प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार की है। मध्यस्थता की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार की है। पहली है इसमें बैंकिंग मध्यस्थ संस्थाओं की प्रक्रिया। व्यापारिक बैंकों द्वारा मौद्रिक संस्थाओं के माध्यम से वित्तीय मध्यस्थता की जाती है। इसके अंतर्गत बैंकों द्वारा जमाओं के रूप में बचतकर्ताओं से धनराशि संग्रहित की जाती है तथा उधार प्राप्तकर्ताओं द्वारा धनराशि ऋण के रूप में प्राप्त की जाती है। इस प्रकार बैंकों की मध्यस्थता प्रक्रिया का अध्ययन करें तो बैंकों ने प्राथमिक जमाएं प्राप्त कर ऋणियों को धनराशि उधार दी तथा ऋणियों से प्राप्त प्रतिफल के अतिरिक्त वित्तीय संपत्ति सृजित की। बैंक मुद्रा का निर्माण कर वित्तीय बाजार में कोष वृद्धि का कार्य भी करते हैं। अतः बैंकों की मध्यस्थता प्रक्रिया मूल बचत से प्रारंभ होती है। तो बैंक अगर मध्यस्थता प्रक्रिया में सम्मिलित हैं तो वो मूल बचत से अपनी बचत का कार्य शुरू कर सकते हैं। गैर बैंकिंग संस्थाओं की मध्यस्थता प्रक्रिया के बारे में हम जानें तो ये वित्तीय संस्थाएं बैंकिंग मध्यस्थता में त्वरित प्रभाव उत्पन्न करती हैं, अर्थात वित्तीय बाजार में कोष प्रवाह बढ़ाने हेतु द्वितीयक परिसंपत्तियों में इन संस्थाओं द्वारा मध्यस्थता की जाती है। यह प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर वित्तीय संपत्तियां प्राप्त करती हैं तथा अतिरिक्त कोष उन संस्थाओं को हस्तांतरित किए जाते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से वित्तीय मध्यस्थता संस्थाओं की मध्यस्थता प्रक्रिया व्यापारिक बैंकों तथा गैर बैंकिंग संस्थाओं की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। इसके बाद हम देखते हैं वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं के कार्य। ये एक मैंने चार्ट प्रस्तुत किया है जिस चार्ट में वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं के समस्त कार्यों को वर्णित किया गया है। इनके कार्यों के अंतर्गत है बचत का संग्रह करना। पहला कार्य है बचत का संग्रह करना। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं बचतकर्ताओं से उनकी छोटी छोटी बचत का संग्रहण करती हैं। दूसरा कार्य है उपभोक्ता साख।
वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं द्वारा उत्पादक कार्यों के अतिरिक्त उपभोक्ता साख भी प्रदान की जाती है। इस प्रकार यह संस्थाएं एक तरफ तो उत्पादक साख प्रदान कर उत्पादन की मात्रा में वृद्धि को प्रोत्साहन देती हैं तथा वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता साख प्रदान कर उत्पादित वस्तुओं के विक्रय में सहायता प्रदान करती हैं। तीसरा कार्य है उद्योग एवं व्यापार के लिए उपयोग। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं ऋणों के माध्यम से व्यापार एवं उद्योग की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। चौथा कार्य है सरकार के लिए महत्व का कार्य, जिसमें वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं जहां केंद्र सरकार के लिए प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय में मदद करती हैं, वहीं राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां खरीदकर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। अगला है ऋणदाताओं के लिए लाभकारी। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं ऋणदाताओं का ऋणियों से संपर्क कराती हैं। ऋणदाताओं की वित्तीय कोषों को जमा कर उन्हें ब्याज के रूप में प्रतिफल प्रदान करती हैं तथा स्वयं जोखिम लेकर उधारकर्ता को धनराशि ऋण के रूप में देती हैं। अगला कार्य है जोखिम का विस्तार। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं अनेक बचतकर्ताओं से धनराशि संग्रहित करती हैं तथा उसका विनियोजन करती हैं। संस्थाओं का बड़ा आकार होने के कारण इन संस्थाओं द्वारा किए गए विनियोगों में जोखिम का विस्तार हो जाता है। अगला कार्य है नवीन कोषों का सृजन करना। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं अपने वित्तीय गतिविधियों से नवीन कोषों का सृजन करती हैं। नेक्स्ट है वित्तीय बाजार में तरलता। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं बड़ी आसानी से किसी भी संपत्ति को शीघ्रता से नकद धनराशि में परिवर्तित कर देती हैं। अगला कार्य है वित्तीय बाजार में स्थिरता। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं ऐसी विभिन्न परिसंपत्तियों में क्रय विक्रय करती हैं जिनका वित्तीय बाजार में अधिक महत्व होता है। वित्तीय संस्थाएं अपनी गतिविधियों के माध्यम से वित्तीय बाजार में स्थिरता बनाए रखती हैं। और आखिरी कार्य है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उपयोग का कार्य। तो वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं वित्तीय बाजार को गतिमान करती हैं, उसे सुदृढ़ता प्रदान करती हैं तथा एक सुस्थिर संरचना भी वित्तीय संस्थाओं से ही प्राप्त होती है। तो ये सारे जो कार्य थे ये वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं के कार्य थे जिनके बारे में अभी हमने जाना। इसके बाद हम देखते हैं वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं के प्रकार क्या क्या हैं। संक्षिप्त में मैं ये बताती हूँ आपको कि वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं को उनके स्वरूप के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला अल्पकालीन तथा मध्यकालीन साख प्रदान करने वाली बैंकिंग संस्थाएं तथा दूसरी दीर्घकालीन साख प्रदान करने वाली गैर बैंकिंग संस्थाएं। तो बैंकिंग संस्थाओं के अंदर व्यापारिक बैंक सम्मिलित किए गए हैं, सहकारी बैंक सम्मिलित किए गए हैं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सम्मिलित किए गए हैं। तो ये वित्तीय मध्यस्थता का कार्य करने वाली बैंकिंग संस्थाएं हैं। और गैर बैंकिंग संस्थाओं में जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, विकास निगम और सरकार के अन्य म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो कोष हैं उनको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो ये वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं के प्रकार हैं। इसके बाद हम आते हैं कि जो वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं हैं उनमें एक तो बैंकिंग संस्थाएं हैं और एक गैर बैंकिंग संस्थाएं हैं। इनमें क्या अंतर है? गैर बैंकिंग संस्थाएं और बैंकिंग संस्थाओं में क्या अंतर है? तो अंतर के बारे में हम जानें तो बैंकिंग संस्थाओं में जमाओं का आहरण मांगने पर किया जा सकता है, जबकि गैर बैंकिंग संस्थाओं में आहरण की अवधि निश्चित होती है। आप कभी भी अपने पैसे को वापस नहीं ले सकते, किसी भी समय अपने पैसे को वापस नहीं लेते, उसकी अवधि निश्चित होती है। बैंकिंग संस्थाएं अपनी साख क्रियाओं के माध्यम से व्युत्पन्न जमाओं के आधार पर साख निर्माण का कार्य करती हैं, जबकि गैर बैंकिंग संस्थाएं साख निर्माण का कार्य नहीं करती। बैंकिंग संस्थाएं ऋण प्राप्तकर्ता की आवश्यकता के आधार पर विभिन्न उद्देश्यों और विभिन्न अवधि के लिए ऋण प्रदान करती हैं, जबकि गैर बैंकिंग संस्थाएं विशेष उद्देश्य तथा अवधि के लिए ही ऋण प्रदान करती हैं। बैंकिंग संस्थाओं को भारतीय बैंकिंग नियमन के अंतर्गत नकद कोषानुपात, तरल कोषानुपात रखना आवश्यक है, जबकि गैर बैंकिंग संस्थाओं के लिए ये
आवश्यक नहीं होता। बैंकिंग संस्थाओं में कोषों की तरलता का स्तर गैर बैंकिंग संस्थाओं से अधिक होता है, जबकि गैर बैंकिंग संस्थाओं में अवधि जमाएं स्वीकार करने के कारण तरल कोष कम रखे जाते हैं। बैंकिंग संस्थाएं ऋण उपलब्ध कराते समय कुछ निश्चित नियमों का पालन करवाती हैं, जबकि गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा बैंकिंग संस्थाएं जो हैं वो कुछ नियमों का पालन करवाती हैं, जिससे समय लगता है ऋण स्वीकृत होने में, जबकि गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृत करने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। और ऋण की वसूली के संबंध में बैंकों को ऋण देने के लिए विशिष्ट नियमों का पालन करना पड़ता है। उनकी ऋण की प्रमुख दरें गैर बैंकिंग संस्थाओं की अपेक्षा कम होती हैं। इस कारण बैंकों द्वारा निगमों को अधिक ऋण दिए जाने के कारण उनकी वसूली दर अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा वसूली के नए नए तरीके अपनाकर ऋण प्रदान किए जाते हैं, जिससे उनकी वसूली दर ज़्यादा होती है। ये गैर बैंकिंग और बैंकिंग संस्थाओं में कुछ प्रमुख अंतर हैं। तो ये मध्यस्थ संस्थाओं के बारे में हमने देखा। अब मैं संक्षिप्त में भारतीय वित्त प्रणाली के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। मध्यस्थ कंपनियां जो हैं ये वित्तीय प्रणाली का ही एक अंग है। तो भारतीय वित्तीय प्रणाली के समक्ष किस प्रकार की प्रमुख चुनौतियां हैं, उनके बारे में बात करती हूँ। हमारे देश में औद्योगिक विकास तीव्र हुआ है और विभिन्न वित्तीय मध्यस्थ बढ़ती हुई वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक भी हुए हैं। फिर भी इसमें कई कमियां हमें समझ में आती हैं। पहली है, इसमें वित्तीय संस्थाओं में समन्वय का अभाव है। दूसरा है, एकाधिकारिक बाजार संरचना है। वित्तीय संस्थाएं तो इतनी है कि वित्तीय क्षेत्र में उनका एकाधिकार स्थापित है, जैसे LIC, UTI, इन्होंने म्यूचुअल फंड पर अपना एकाधिकार कर रखा है, तो उससे भी कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगला हम देख सकते हैं कि औद्योगिक वित्त प्रदान करने में विकास बैंकों का प्रभुत्व ज़्यादा है। विकास बैंक जो हैं वो औद्योगिक क्षेत्र में अधिक मात्रा में ऋण प्रदान कर रहे हैं। फिर हम देख सकते हैं कि क्रियाशील पूंजी बाजार का मुख्य कार्य बचत को गतिशीलता प्रदान करना है, लेकिन भारत में हमें ये देखने में मिला है कि कई बार इसमें अक्रियाशीलता की स्थिति देखी जाती है। इससे भी वित्तीय प्रणालियों के विकास में कई बार बाधा उत्पन्न होती है। तो ये कुछ प्रमुख 4-5 चुनौतियां हैं जिनका सामना भारतीय वित्तीय प्रणाली के समक्ष उत्पन्न होता है। तो ये आज का टॉपिक था जिस पर हमने वित्तीय मध्यस्थता के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।